स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री ऑफ भारत यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड में। सबसे पहले तो 50 सब्सक्राइबर्स जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आ, ऐसे ही इस चैनल को अन्य अपने लाइक माइंडेड लोगों से शेयर करें। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज का हमारा वीडियो है सावरकर के बारे में। इनके लाइफ को लेके अभी भी बहुत सारी डिबेट्स चलती रहती हैं। दो पक्ष ऐसे बटे हुए हैं कि दोनों एक दूसरे को मानने को ही तैयार नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा इन पे एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो का टाइटल है सावरकर अ ट्रेटर, वीर या माफी वीर। कि क्या वो ब्रिटिश के एजेंट थे या ब्रिटिश के चाटुकार थे या माफी बाज थे, इन पे हम देते हैं। तो अभी बहुत दिनों से क्लेम चल रहा है, खास करके ये राहुल गांधी बहुत सारे क्लेम्स करते रहते हैं कि सावरकर बहुत बड़े माफीबाज थे। कि एक तरह से किसी भी आप कांग्रेसी समर्थक से बात करने जाओ कि सावरकर तो सिर्फ माफी से ही वो लिंक करते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी या ब्रिटिश से क्षमा मांगी या ब्रिटिश के सामने भीख मांगी। और इस कमेंट पे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने, सब ने उनको मना किया। बट जो कट्टर समर्थक हैं और जो जिनकी आईक्यू थोड़ी कम है अपने नेता की तरह, वो जो सच ही नहीं सुनना चाहते, वो लोग अभी भी अंधविश्वास में डूबे बैठे हैं। और मेरे चैनल का यही मकसद है कि जो झूठ आजकल भी चले आ रहे हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि झूठी हिस्ट्री, आप एक ही झूठ को 50 बार बोल के आप उसको सच नहीं बना सकते। तो ये इनका कॉमन सा कमेंट है कि मेरा नाम, माय नेम इज़ नॉट सावरकर, इट इज़ गांधी। गांधी नेवर अपोलोजाइजेस टू एनीवन। कि मैं सावरकर मेरा नाम नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा नाम तो गांधी है। हालांकि गांधी की भी एक अलग कहानी है कि फिरोज गांधी थे इनके, इंदिरा गांधी के हस्बैंड, GNDHY, पारसी। और फिर उससे बाकी लोगों ने अपना नाम गांधी गांधी कर लिया। खैर, वो एक अलग डिबेट है। और ये बोलते हैं कि सावरकर ने अपने चिट्ठी में लिखा था, सर बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, इस तरह से। तो हम देखेंगे आगे क्या सच है क्या नहीं। और ये एक और निराशाजनक पोस्ट है। चंद्र कुमार बोस, ये सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं। तो ये लिखते हैं कि सावरकर और बोस की फ़ोटो आप एक फ़ोटो में कैसे डाल सकते हो एक साथ। ऐसा बताना चाह रहे हो कि ये बहुत बड़े देशद्रोही थे और सुभाष चंद्र बोस के साथ आप इनकी फ़ोटो कैसे लगा सकते हो। तो इस तरह से, तो जिसमें कि एक अंश भी जिसमें सत्य नहीं हो, उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए या उसको बार बार नहीं बोलना हो। यही चीज़ मैं झुठलाना चाहता हूँ। तो पहली बात तो, अगर आप बोलते हो कि सावरकर ब्रिटिश के बहुत दोस्त थे या उनके बहुत सर्वेंट की तरह थे, यहाँ पे मैं नेहरू की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये नेहरू हैं, माउंट बैटन है, ये आखिरी वॉइस रॉयस की टाई ठीक कर रहे हैं। ये उनकी वाइफ है, इनके साथ हंसते खेलते सिगरेट जलाते फ़ोटोज़ हैं। और एडविना माउंट बैटन के साथ, एडविना माउंट बैटन की बहुत सारी चिट्ठियाँ इन्होंने गायब करवा ली अपने टाइम पे, जो नेहरू ने लिखी थी एडविना को। तो क्या है उन चिट्ठियों में, एडविना ने भी लिखी थी नेहरू को, क्या है उस चिट्ठी में किसी को नहीं पता। ये 1947 की फोटो है। एट द वाइस रॉयस फर्स्ट गार्डन पार्टी, एडविना सिट्स ऑन अ सोफा विथ समवन एंड पामेला माउंटबैटन, ये पामेला है इनकी बहन। वाइल जवाहरलाल नेहरू सिट्स एट एडविना's फीट, ये जवाहरलाल नेहरू इनके कदमों के पास बैठे हुए हैं। तो किस तरह के रिस्पेक्टफुल नेता है या बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं ये लोग, ये तो आपको दिख जाता है कि दूसरे पे सिर्फ ब्लेम करना चाहें। और जहाँ तक चंद्र कुमार बोस का सवाल है, उनको मैं ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि सावरकर और बोस कैसे, मतलब एक जैसे ख्यालों वाले थे। ये 1940 की फ़ोटो है, जब मुंबई में इन्होंने भेंट की थी। लगभग 3 घंटे तक इनकी मीटिंग चली थी और दोनों काफ़ी एक जैसे मानसिकता वाले लोग थे। इवन 1937 में बोस ने ये कोशिश की थी कि सावरकर को कांग्रेस में ले लिया जाए, जब सावरकर को पहली बार हाउस अरेस्ट से आज़ादी मिली थी, पर वो उस टाइम पे हिंदू महासभा ज्वाइन कर लेते। खैर, दोनों ही असली स्वतंत्रता सेनानी थे, दोनों असली में ब्रिटेन से लोहा लेना चाहते थे और भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, ना कि चाटुकारिता करना चाहते थे कुछ अन्य उस समय के नेताओं के तरह, जिन्होंने फिर अपनी एक तरफा हिस्ट्री लिखी और बाकी सबको बदनाम करने या उनके नाम को गायब करने की भरपूर कोशिश की। तो खैर, कंट्रोवर्सी को छोड़ते हुए हम चलते हैं आगे सावरकर के जीवन पे। भी ये वीडियो डेडिकेटेड है, तो इसको एक तरह से कहानी की तरह लीजिए। और मैं वीडियो को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ एक कहानी में वीडियो को, इसलिए मैं लास्ट तक देखने की हमेशा अपील करता हूँ। मैं अगर छोटे छोटे टुकड़ों में रखूँ तो मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूंगा, या फिर मैं उसको पार्ट्स में स्प्लिट करूँ तो आप खुद उस अगली वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूँ एक कहानी को एक वीडियो में समेट लिया जाए। तो शुरू करते हैं। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था, भागुर
एक गांव है नासिक के निकट, और इनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर था और माता राधाबाई सावरकर। ये बेसिकली छोटे मोटे ज़मींदार की तरह थे भागूर में, और इनके जो पूर्वज थे वो पेशवाज के लिए काम करते थे, जो मराठा शिवाजी के बाद जो पेशवा लोग हुए। और बचपन में छत्रपति शिवाजी और पेशवा की कहानियों से काफ़ी प्रेरित हुए थे। और महाराष्ट्र में उस टाइम पे एक लीडर हुए थे वसुदेव बलवंत फड़के करके, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा हुए जिन्होंने गांव और लोकल आदिवासियों में जैसे विद्रोह की भावना जगाई, सेम उसी तरह वसुदेव बलवंत फड़के भी थे जिन्होंने गांव गांव में और वहाँ के जो लोकल्स ट्राइबल्स विलेजर्स थे, किसान थे, उन पे आंदोलन की कोशिश की थी 1870-80 के दशक में। तो बचपन में इन सब घटनाओं से भी सावरकर काफ़ी प्रेरित होते हैं। इनकी शादी 1901 में ही कर दी जाती है कम उम्र में कमला सावरकर के साथ। तो हम इनकी आगे की ज़िंदगी पे चलते हैं। जब ये मात्र 14 साल के थे 1897 में, तो चापेकर ब्रदर्स वॉल्टर रैंड की हत्या कर देते हैं पुणे में। जैसे कि मैंने बताया था, वो पुणे का प्लेग कमिश्नर था और प्लेग की क्वारंटीन और कंट्रोल के टाइम उसने बहुत टॉर्चर किए पुणे वालों को, जिसको मार दिया, जिसको हल्के से भी प्लेग हुआ उसको अलग कर दिया कि मरने के लिए छोड़ दो, सब तरफ से अलग, परिवार को उसकी सेवा नहीं करनी एंड सो ऑन। तो उसकी चापेकर ब्रदर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर चापेकर ब्रदर्स को फांसी होती है। बहुत कम ही लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, जिसमें से कि एक थे बाल गंगाधर तिलक। सावरकर को भी ये घटना बहुत प्रभावित करती है। फिर 1899 में ये अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने गांव के एक मंदिर में प्रतिज्ञा लेते हैं, जो ये उनकी एक्चुअली भगूर से ली हुई है प्रतिमा है। इसी मंदिर में इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अष्टभुजा भवानी देवी की ये प्रतिमा है। तो यहाँ पे ये और इनके कुछ दोस्तों ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपना जीवन पूरी तरह आज़ादी, भारत की आज़ादी को समर्पित करेंगे और आखिरी सांस तक भारत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया जिसका कि नाम था मित्र मेला, और ये भारत की आज़ादी के लिए युवाओं का ग्रुप था कि काम करना है इसको। फिर जब वो कॉलेज जाते हैं, बीए की कॉलेज नासिक में वो शुरू करते हैं, तो वहाँ पे फिर इनका समूह संगठन बढ़ता जाता है और 1904 में वो एक बड़ा सा कन्वेंशन करते हैं जिसमें लगभग 300 लोग आते हैं और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसी ग्रुप को मित्र मेला का नाम बदल के अभिनव भारत कर देते हैं और उसमें अन्य लोगों को भी दाखिल करते हैं। ये अभिनव भारत की अभी की इमेज है 2022-23 की। उनका जो रूम था अभिनव भारत सोसाइटी का नासिक में, उसका यहाँ पे फोटो है और सारे स्वतंत्रता सेनानियों की। तो ये बेसिकली जो विद्रोह की मूवमेंट थी उसको, जो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की लहर थी, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होता है बंगाल पार्टीशन के विरोध में, और नासिक में इसका लीड कर रहे होते हैं अगेन बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस में भी थे उस टाइम पे और बहुत बड़े नेता थे और सच्चे स्वतंत्रता सेनानी। तो इनका अभिनव भारत ग्रुप इनको बहुत सपोर्ट करता है, एक तरह से इनके अंडर में पूरी तरह काम करता है और बहुत गली गली मोहल्लों में जाके मोबिलाइज करते हैं लोगों को, और फॉरेन कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी ये जलाते हैं। उस टाइम पे स्वदेशी में तो यही होता था, फॉरेन कपड़े जला दो, फॉरेन का कुछ गुड्स यूज मत करो, उनकी नौकरियों और ये सब को बॉयकॉट करो। तो बहुत इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सफल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई सावरकर और उनके अभिनव भारत समाज ने। और एक्चुअली कॉलेज से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था उस टाइम पे कि आप इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में आप भाग ले रहे हैं। पर फिर बड़े बड़े लोगों की चिट्ठी आई नासिक के, इवन तिलक ने चिट्ठी लिखी, पब्लिक में बहुत उनका सपोर्ट जागा। अभी बस ये देखो 1905 की बात है। तो फिर प्रिंसिपल को उन्हें वापस लेना पड़ा और उनके ऊपर जो फाइन लगाया था 10 रुपये का, वो भी माफ़ करना पड़ा। और फिर 1907 के सूरत सेशन को भी सावरकर अटेंड करते हैं। वहाँ पे वो अरविंदो घोष से मिलते हैं, और अरविंदो घोष, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पर अनुशीलन समिति चालू कर चुके थे बिहार में और नॉर्थ में, जिसमें कि सचिन सान्याल इत्यादि भी हिस्सा बने बाद में। तो ये चाहते थे अभिनव भारत नेटवर्क, अनुशीलन समिति, ये सब मिलकर एक देशव्यापी नेटवर्क बनाए और आगे काम करें। इस पर्पज से हो गए थे। सूरत सेशन हालांकि किसी और कारणों से फेमस है, नरम दल और गरम दल के बीच की भिड़त के चलते वो फेमस है कि जो सच्चे राष्ट्रवादी थे जैसे कि तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि, और इनकी भिड़त हो जाती है। जो चाटुकार लोग भरे हुए थे कांग्रेस के अंदर, जो कि बस भीख मांगना चाहते थे कांग्रेस के सामने, जैसे कि दादा भाई नरोजी इत्यादि। तो सूरत सेशन उसके लिए फेमस था, पर सावरकर ने उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। वो जाके वहाँ पे अपना नेटवर्क बना रहे थे, लोगों से मिल रहे थे ज़्यादा। और उसी बीच हालांकि वो 1907 में वापस भारत आए थे, पर 1906 में उन्हें एक स्कॉलरशिप मिलती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भी खुद एक बड़े, मतलब भारत की आज़ादी के एक तरह से समझो रिवोल्यूशनरी लोगों के नेता रहे। तो वो उन्होंने एक स्कॉलरशिप इस्टेब्लिश की थी कि नेशनलिस्ट लोग थोड़े यहाँ पे इंग्लैंड में जाके अच्छी पढ़ाई कर सके। और उन्होंने ही लंदन में ये इंडिया हाउस नाम की
बिल्डिंग की स्थापना की। एक तरह से हॉस्टल था भारत से आए हुए लोगों के लिए, पर यहाँ पे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जो स्वतंत्रता प्रेमी या अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जिनकी भावनाएं थी वो यहाँ पे आके रहते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा एस्टैब्लिश था। और यहाँ पे देखो एक प्लाक लगा हुआ है जिसमें अभी भी लिखा हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर, इंडियन पैट्रियट एंड फिलोसोफर लिव्ड हियर। क्या लिखा है? इंडियन पैट्रियट, भारतीय देशभक्त, एंड फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब कि जो ज्ञान दे सके, दर्शन का ज्ञान हो इस तरह से, तो ज्ञानी पुरुष भी थे। ये वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। तो इंडिया हाउस में फिर इनकी मुलाकात अभिनव भारत को ही वो वहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, और फिर इंडिया हाउस एक अलग से ग्रुप भी कहलाता है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लाइक माइंडेड लोग जमा होते हैं, जैसे लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, पांडुरंग बापत, भाई परमानंद। इसमें से एक एक ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए अंग्रेज़ों के खिलाफ, आज़ादी लेने के लिए या विद्रोह पूर्वक बहुत सारे कार्य और मूवमेंट किए। लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने गदर मूवमेंट के टाइम काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, जब गदर में वो सैनिकों का विद्रोह करवाना चाहते थे। सचिन सालियान इत्यादि से कांटेक्ट थे। और 1909 में सावरकर की मुलाकात व्लादिमीर लेनिन से भी होती है, जो उस टाइम पे उभरते हुए नेता थे रूस के। मोहनदास गांधी भी उनसे एक बार आके मिलते हैं, हालांकि बहुत अच्छी वो मीटिंग नहीं होती है, उनके बीच में थोड़ी खटास ही रहती है क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे। फिर जुलाई 1 1909 को क्या होता है, मदन लाल धिंगरा जो कि इंडिया हाउस के मेंबर थे, वो लंदन में कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कर्जन वाइली कौन था? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक्स एड बोल सकते हैं, मतलब समझ लो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक तरह से ब्रिटिश इंडिया की जो डीलिंग्स है, और पूर्व एमपी भी रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो बड़े आदमी थे समझ लो। पूर्व सांसद की हत्या कर देना। वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को लीड करता था और यहाँ पे इनके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता था, इनको अरेस्ट करवाता रहता था राष्ट्रवादी लोगों को लंदन में, तो इसलिए उसकी हत्या की। हालांकि धिंगरा जो थे वो कर्जन को मारना चाहते थे, जिसने बंगाल पार्टीशन के दौरान बंगाल के लोगों पे अनफॉरगेटेबल टॉर्चर्स किए थे, कितने हजार लोगों को घायल किया और मारा था, और बंगाल पार्टीशन किया था। पर उस कर्जन को ना मार कर ही कर्जन वाइली को मार देते हैं। तो मदन लाल धिंगरा जो थे वो काफ़ी अमीर परिवार से आते हैं। ये मदन लाल धिंगरा जी हुए एलीट फैमिली से थे, एलीट पंजाबी फैमिली, और इनके परिवार में सब डॉक्टर, बैरिस्टर, ऐसे बड़े लोग थे। तो जब ये घटना ये होती है तो इनके फैमिली तक इन्हें मतलब रिजेक्ट कर देती है कि हाँ हम तो इसे नहीं मानते, इसने गलत किया, मतलब ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और कांग्रेस के जितने चाटुकार नेता थे सब इनके विरोध में उतर जाते हैं कि आतंकवादी घटना ये वो, क्योंकि जो कर्जन वाइली जिस इवेंट में आए थे वो इंडियन नेशनल कुछ ऐसा था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन कुछ ऐसा था कि भारतीय जो एलीट लोग थे और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ वार्तालाप हो पाए, उसमें जाकर वो ये घटना को अंजाम देते हैं। तो जितने भी ये लोग थे, अब आगा खान ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की उस टाइम पे कैक्सटन हॉल में कि इसको हम हॉरर और इंडिग्निशियस एक्ट इस तरह से बोलते हैं धिंगरा के एक्ट, और वो चाहते थे कि वो यूनानिमसली सब लोग पास करें उस रेजोल्यूशन को। पर सावरकर उठ खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता इस रेजोल्यूशन को और मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ मदन लाल धिंगरा का। तो वहाँ पे नेशनल इंडियन एसोसिएशन या जो भी वो कैक्सटन हॉल में जो भीड़ जमा थी, उन्होंने सावरकर को ही काफ़ी मारा था, उनके चश्मे वश्मे भी टूट गए थे। मतलब समझ लो कि ब्रिटिश के चाटुकारिता करने में उस टाइम पे इस तरह का माहौल था एक तरह से कि अगर आप क्रूर लोगों के ऊपर भी मारोगे तो भी आपको अपोज किया जाता था। खैर मदन लाल धिंगरा को फांसी हो जाती है और सावरकर ही इकलौते थे, और इंडिया हाउस के बाकी कुछ सदस्य जो लास्ट तक उनके साथ रहे, और उनकी चिट्ठियाँ और उनके लेटर्स उन्होंने काफ़ी पब्लिश कराए कि धिंगरा के क्या विचार थे वो लोगों को पता चल सके। फांसी के 2 दिन पहले भी इनकी एक चिट्ठी आती है मदन लाल धिंगरा की टू द वर्ल्ड, ये उनके क्या विचार थे। और फिर इनको फांसी हो जाती है। और 1909 में ही फिर एक और घटना होती है नवंबर में। पहले तो विनायक के बड़े भाई बाबूराव सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाबूराव सावरकर को जब अरेस्ट किया जाता है तो नासिक का जो डीसी था AMT जैक्सन, वो उनको सिक्कड़ और चेन में बांध के पूरे नासिक का राउंड लगवाते हैं पब्लिक के बीच में से बेइज्जत करने के हिसाब से। जबकि ऐसा नहीं कि बाबूराव ने कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना की थी, यही तो मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज़ उस टाइम पे हल्की सी भी कोई जो आवाज़ उठा रहा हो उसको इस तरह से टॉर्चर करके गायब और अंदर कर देते थे परमानेंटली कि उसका फिर कोई नामो निशान ही नहीं बचता था, तो ताकि इस तरह की सोच को वो पूरी तरह से ख़त्म कर सके। खैर जो भी है, बाबूराव अरेस्ट हो गए, और तो फिर दिसंबर 21 को एक अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे अभिनव भारत औरंगाबाद
से ये मेंबर बने थे अभिनव भारत सोसाइटी, काफ़ी यंग थे, 17 या 18 साल के थे उस टाइम पे। ये AMT जैक्सन को गोली मार देते हैं, उसी DC को जिसने कि बाबा राव की परेड कराई थी। और ये AMT जैक्सन ऐसे भी बहुत बदमाश था, ये छोटे से भी कोई राष्ट्रवादी या हल्के से भी कोई इस तरह के कोई पैम्फलेट बेच रहा है या कोई नारे लगा रहा है, उसको भी अरेस्ट करके वो जेल में डाल दो। या इनको डिफेंड कर रहे हैं जो वकील की, जो राष्ट्रवादियों को डिफेंड कर रहे हैं, उनको भी झूठे मोटे केस में फंसा के या टॉर्चर किया करता था ये अनंत लक्ष्मण कन्हरे कभी नहीं मिले सावरकर से अपने जीवन भर, पर इसी मर्डर केस में सावरकर को फंसा दिया जाता है कि अबेटमेंट टू मर्डर। अब देखते हैं आगे इसके ट्रायल्स का क्या होता है। तो जब मदन लाल धिंगरा वाइली की हत्या करते हैं, कर्सन वाइली की, तो उसके बाद इंडिया हाउस पे स्कॉटलैंड यार्ड, ब्रिटिश पुलिस, इनका काफ़ी चेक्स बढ़ जाता है, एक तरह से उसको खाली करना पड़ता है और सब लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। बहुत लोग फ्रांस, पेरिस चले जाते हैं, सावरकर भी पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि फ्रांस में ब्रिटिश का उतना कंट्रोल नहीं था और फ्रांस और ब्रिटिश अच्छे टर्म्स पे भी नहीं थे, तो दोनों एक दूसरे को ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एक तरह से सुरक्षित थे जितने भी फ्रांस के एरिया में। उसके बाद क्या होता है, 1910 में एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर साइन हो जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको फास्ट ट्रैक करते हैं कि अबेटमेंट टू मर्डर, मतलब अनंत लक्ष्मण कन्हरी ने जो किया, भले सावरकर ने उससे कभी ना मिला हो जीवन में, हमें आपके यहाँ से कुछ एक लिटरेचर मिली है, आपकी लिखी हुई बुक मिली है इसके पास से, सावरकर की लिखी हुई बुक, सावरकर ने कैसे बम बनाने की एक बुक विधि बताई है, वो इसके पास से मिली है, तो इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना है। बेसिकली जो भी थोड़ा बड़ा नेता हो, जो इंटेलेक्चुअल, अब सावरकर उस टाइम तक इंटेलेक्चुअल भी थे, इन्होंने काफ़ी बुक्स पब्लिश करी, इसने काफ़ी लिटरेचर लिखे, भाषण लिखे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। इन्होंने पहली बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी पब्लिश करी, जो पहली बार 1857 के जो युद्ध था 1857, उसको एज आज़ादी का युद्ध बताया। इससे पहले ब्रिटिश वाले, कांग्रेस वाले, बस वो सिपाही म्यूटिनी थी, छोटा सा विद्रोह था, सिपाहियों ने कुछ नहीं, इन्होंने बोला वो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। उस थीम को हम आज भी अपने बुक्स में 1857 को इसीलिए हम देख पाते हैं क्योंकि इन्होंने उसको प्रचलित किया कि कितने अलग अलग योद्धा, किसने कहाँ कहाँ से क्या क्या लड़ाई लड़ी, उस कहानी को इन्होंने पूरा बताया था। तो खैर इस तरह की बुक्स पब्लिश करते थे, भाषण देते थे, तो ब्रिटिश को तो बहाना चाहिए था, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, बिस्मिल को भी बस बहाना चाहिए था कि किसी तरह फांसी दे दी जाए एक आदमी की डेथ पे। खैर यहाँ पे भी वही हुआ और एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाई गई और इनको एक्स्ट्राडिशन किया गया। तो ये पेरिस से लंदन जाने के लिए इनको सबने मना किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मना किया, भिखाजी कामा चट्टोपाध्याय, सब जो पेरिस में थे सबने मना किया। फिर भी ये बोले नहीं, मेरे सारे साथी अरेस्ट हो रहे हैं, मुझे भी लंदन जाना चाहिए एक बार। तो जैसे ही वो लंदन जाते हैं, वहाँ लैंड करने से पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिर जब ये इनको वापस भारत लाया जा रहा होता है तो SS मोरिया नाम की एक शिप पे इनको लाया जाता है। 1 जुलाई को वो खुलती है इंग्लैंड से। 7 जुलाई को वो एक स्टॉप लेती है मार्सेल्स में, जो कि फ्रांस का एक शहर है। वहाँ पे ये टॉयलेट का बहाना करके कूद पड़ते हैं, वहाँ एक छोटी सी खिड़की होती है उससे, और तैरते हुए, जैसे बड़े जो शिप्स हैं वो पूरे छोर तक नहीं जाते ना, किनारे तक, वो तैरते हुए 15-20 मिनट तैरते हुए वो फ्रांस की किनारे पर पहुँचते हैं। पर उनके पीछे ही बोट से ब्रिटिश वाले भी आ रहे होते हैं और हड़बड़ी में फिर वो वहाँ के जो फ्रांस के जो गार्ड्स थे, कोस्ट गार्ड्स, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्रिटिश उनको इलीगल तरीके से ले जा रहे हैं, या वो संरक्षण मानते हैं फ्रांस में। पर क्योंकि इंग्लिश उस गार्ड्स को नहीं आती थी और इनको फ्रेंच उतने अच्छे से नहीं आती थी, वो समझ नहीं पाते पूरी तरह, तब तक ब्रिटिश आके इनको वापस खींच कर ले जाती है। और इंटरेस्टिंग एक और बात ये है कि जस्ट उसी टाइम पे 10 मिनट लेट से पहुंचते हैं ये भिखाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और VVS अय्यर। उस टाइम पे एक कार लेकर आ रहे थे, यही प्लान था कि मार्सेल से इनको बचा के, अगर ये छूट कर आते हैं तो इनको भगा के ले जाए फ्रांस में, जहाँ ये सुरक्षित रह सके। बस पर ये 10 मिनट से इनको मिस कर देते हैं और ये देखते हैं कि वापस सावरकर को ले जाया जा रहा है। जो ये मैडम भिखाजी कामा है, इन्होंने पहली बार भारतीय झंडा डिज़ाइन किया था, पेरिस में भारतीय झंडा फहराया था, बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी और सावरकर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। शुरू में दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी, उनके साथ काम किया, पर बाद में सावरकर और राष्ट्रवादी लोगों से काफ़ी प्रेरित रही। और तो फिर ये मिशन तो फेल हो जाता है, वो इंडिया आ जाते हैं और 30 जनवरी 1911 को उन्हें गिल्टी सुनाया जाता है, स्पेशल ट्राइब्यूनल फास्ट ट्रैक करके जल्दी में, और 2 लाइफ टर्म्स दिए जाते हैं काला पानी में। 2 लाइफ टर्म्स मतलब अगर आप किसी तरह एक लाइफ टर्म कंप्लीट भी कर लो तो आपको मतलब काला पानी से छूटने की आपकी कोई उम्मीद नहीं है। और फिर एक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी एक केस हो जाता है, क्योंकि मैडम कामा और जो बाकी राष्ट्रवादी फ्रांस में थे वो फ्रांस की गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं कि देखो आपकी ज़मीन पे से ब्रिटिश वाले उठा के ले गए इलीगली। तो वो मामला हेग ट्रिब्यूनल तक जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट है जो
देश देश के दूसरे देशों के मसलों को सुलझाते हैं। तो जो सावरकर के लिए एक लड़ाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गई, हेग ट्रिब्यूनल तक। पर हेग ट्रिब्यूनल ने भी फिर इंग्लैंड के ही फेवर में फैसला सुनाया और फिर इनको बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं बचा और काला पानी के लिए इनको ले जाया गया। ये आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई हेग ट्रिब्यूनल वाली। अब काला पानी का जैसे मैंने बताया पिछले एपिसोड में ही, हम बहुत बुरे हालात रहते थे। बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे, जैसे उल्लासकर दत्त अनुशीलन समिति के, वो अपना मेंटल हेल्थ खो बैठते थे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते थे और बहुत सारे लोग टॉर्चर की वजह से भी मर जाते थे। अब सावरकर को जो वहाँ पे रखा गया, उनको जानबूझ के वो रूम में रखा गया जिसके जस्ट सामने फांसी घर था, मतलब उनके रूम से फांसी घर का व्यू सामने दिखे, तो इंटेंशनली उसको वहाँ पे रखा गया था। और फिर छोटा सा एक रूम था, जस्ट उसमें सोने की जगह थी, मतलब बेड वगैरह तो ऐसे भी नहीं रहते, पत्थर वगैरह सब रहता था, छोटे से रूम था जस्ट कि आदमी सो पाए, लेट पाए किसी तरह, कोई टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं। इसको अगर हम गांधी नेहरू के रूम से कंपेयर करें, आप खुद गूगल कर सकते हो, आगा खान पैलेस जेल का वो कमरा जहाँ गांधी रुके थे, जहाँ गांधी को इम्प्रिजन किया गया था, अहमदनगर फोर्ट का वो कमरा, या इवन इलाहाबाद जेल का वो कमरा जहाँ नेहरू रहते थे। उनके रूम में बेड, सोफा, टेबल, चेयर, 3 न्यूज़पेपर सब आते थे, बड़ी सी खिड़की, टेबल। अब फोटो भी था मेरा उसका, मैं अभी लगा नहीं पाया हूँ। तो इस तरह के उनके जेल रहते थे और एक भी कांग्रेसी कभी भी काला पानी में नहीं गया। आप लिस्ट छान सकते हैं कि एक कोई ऐसा जो कांग्रेस का सदस्य रहा हो लंबे समय तक, या कांग्रेस की विचारधारा का समर्थक रहा हो और वो काला पानी में रहा हो। खैर, फिर और टॉर्चर्स के जो उनके थे, हैंड फिटर्स फॉर वीक्स, एक दीवार में एक सर के ऊपर की हाइट पे एक सिक्कड़ जैसे बांध के रखा जाता था हफ्तों तक कि हाथ ही दुख जाए, हाथ सुन्न हो जाए। बाकी टॉयलेट वगैरह ऐसा कुछ करने के लिए भी उन्हें छोड़ा नहीं जाता था उस टाइम पे। और फिर ऑयल मिल पे उनका जो चाक पे चक्की पे तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलो नारियल तेल एक दिन में निकालना पड़ता था। नहीं निकाल पाओ तो कोड़े पड़ेंगे, या 7.5 किलो सरसों का तेल सरसों में से निकालना पड़ता था, नहीं निकालोगे तो कोड़े पड़ेंगे। और इनको जब कुछ लिखना रहता था, जैसे मैंने बोला ये इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत इनकी सोच बहुत विकसित थी, तो ये कुछ वहाँ पे जब लिखते थे तो अपने या तो नाखून से लिखते थे, या कोयले से लिखते थे, या कुछ पत्थर से दीवारों पे लिखते थे। उसको भी अंग्रेज़ हर कुछ महीने पे जानबूझ के वो वाइट वॉशिंग करा देते थे, इनके रूम की पुचाड़ा कर देते थे फिर से, ताकि वो मिट जाए। इन्होंने कई वहाँ पे भूख हड़ताल भी की, टॉर्चर्स को लेके, ख़राब खाने को लेके, पानी वानी की व्यवस्था को लेके, और उन्हें रिलीजियस स्लर्स भी मिलना पड़ा। तो यहाँ पे जो जितने भी अधिकतर जेलर्स थे वो धर्म के विपरीत रखे जाते थे। जैसे हिंदू अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, अधिकतर ऐसे तो वहाँ पे पठान और ये सब को लेकर आए हुए थे अफगानिस्तान साइड से, तो वो उनको धार्मिक भी बहुत यातनाएं देते थे धर्म को लेके भी। तो इन्होंने वहाँ पे मर्सी पिटिशंस लिखी, ज़रूर लिखी, 1911, 1913, 1914, 18, 20, 21 में उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं करूँगा, और मैं अच्छे से यहाँ पे, मतलब मैं ओबीडियंट हूँ, जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से रहूँगा। पर इसको इस तरीके से तो नहीं देखा जाना चाहिए कि वो उनके पैरों पे पड़ रहे थे। इसको इस तरीके से तो देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के एक नेता कभी यहाँ पे कदम तक नहीं रखेगा। और जैसे मैंने बताया, जब 1920 में सचिन सान्याल बाहर आते हैं और काला पानी की हकीकत देश को बताते हैं, तब भी कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है कि वो जेल कैसा है या वो वहाँ की कंडीशन कैसी है, और इस चीज़ को कभी प्रचलित ही नहीं होने देते। उनकी बुक्स, बंदी जीवन, सचिन सान्याल की, या सावरकर की जो किताब लिखी लाइफ एट काला पानी, इस तरह से कुछ लिखी थी इन्होंने, उन सबों को कभी पब्लिश ही नहीं होने दिया। तो इस तरह से वो काला पानी का सच छुपाते थे। अब यहाँ अगर एक इंटेलेक्चुअल माइंड अगर यहीं पे अपना मेंटल बैलेंस खो बैठते या सुसाइड कर देते, या यहीं पे इनकी एक्चुअली में 50 साल रह के मृत्यु हो जाती, क्योंकि आज़ादी तो नेहरू गांधी कांग्रेस के लीडरशिप में हमें उतनी ही लेट मिलनी थी, जिसकी कोई उम्मीद तो थी नहीं, तो समझ लो इनका पूरा जीवन यहीं पे कटता। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी को खो देना भारत के लिए नुकसान होता, मेरा तो ये मानना है। और अगर आप समझते हो कि अंग्रेज़ इनको अपना बहुत दोस्त समझते थे और नेहरू को नहीं समझते थे, तो आप देखो जब वो सेल्यूलर जेल से छूटते हैं ख़राब तबीयत की वजह से, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है वहाँ पे, तो पहले उन्हें अलीपुर जेल लाया जाता है कलकत्ता के, उसके बाद फिर बीजापुर जेल कर्नाटक में, और फिर रत्नागिरी जेल महाराष्ट्र में उनको रखा जाता है लगभग 3 से 4 साल तक। उसके बाद भी उन्हें हाउस अरेस्ट या पुलिस निगरानी में रखा जाता है 1937 तक, रत्नागिरी के एक घर में। पुलिस निगरानी में वो छोटे मोटे इवेंट्स कहीं कहीं जा सकते थे, पर मोस्टली वो हाउस अरेस्ट में ही रहते थे। तो अगर वो अंग्रेज़ों के इतने बड़े समर्थक होते तो अंग्रेज उनसे इतने घबराए हुए रहते क्या? उन्होंने किसी भी और नेता को काला पानी भेजा क्या? नेहरू को, गांधी को, अबुल कलाम आज़ाद या किसी भी और बड़े नेता को नहीं भेजा।
खैर इन्होंने फिर 1924 से जब से छूटे रत्नागिरी में आए, इन्होंने अपने क्या क्या काम किए। जैसे मैंने बताया पहले, तो वो जहाँ पे अनंत लक्ष्मण कन्हैया ने हत्या की थी, वो एएमटी जैक्सन की, उस जगह पे वो फिर से प्ले देखने जाते हैं और अपने विचार रखते हैं कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैसा होना चाहिए। और उस टाइम पे भी वो डिफैक्टो एक तरह से लीडर्स का काम करते हैं रिवोल्यूशनरीज़ के लिए, कि जब बिस्मिल और इनको फांसी हो जाती है तो भगत सिंह गाइडेंस के लिए किसके पास जाते हैं, वो सावरकर के पास जाते हैं उस टाइम पे। और भगत सिंह भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे सावरकर से, हालांकि उनके गुरु हमेशा से वो बिस्मिल को ही मानते थे अपना गुरु, और सचिन सान्याल को। तो उन्होंने सावरकर की जो बुक है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको पब्लिश कराई फिर से। हालांकि इसकी पब्लिकेशन पे इतना रोक लगा हुआ रहता था, फिर भी भगत सिंह ने इस बुक को फिर पब्लिश कराई। तो इस तरह से वो सारे इंटरकनेक्टेड थे। और फिर इस टाइम पे इन्होंने अपना जो भारत देश, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए उस टाइम पे। अब हम अंबेडकर को जानते हैं कि अंबेडकर ने लोअर कास्ट के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए, पर सावरकर भी बिल्कुल 100% अंबेडकर थे या उनसे एक कदम आगे ही थे सोशल रिफॉर्म्स में। देखो, उन्होंने 7 सूत्री एक फॉर्मूला बनाया था जो अपने फॉलोवर्स को बताते थे कि स्पर्शबंदी, छुआछूत से आप मुक्ति पाओ, अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होते। वो खुद जाके जो अनटचेबल्स उस टाइम पे अछूत समाज के लोग, भागोर्स और ऐसे जो जातियाँ हो गई, उनके साथ जाके उठते बैठते थे, उनके त्योहारों में शामिल होते थे, नाच गाना करते थे। व्यवसाय बंदी की, व्यवसाय कोई हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए, कोई भी कुछ भी व्यवसाय ले सकता है, आप अपने काम के हिसाब से करो, ना कि जाति के हिसाब से। वेदोक्त बंदी की, वेद का ज्ञान अगर निचले लोगों को नहीं है, सब लोगों को वेद और ये सब पढ़ने की छूट होनी चाहिए। रोटी बंदी की, एक दूसरे के यहाँ नहीं खाना, या दूसरे कास्ट के यहाँ लोअर कास्ट के साथ में नहीं खाना, इसके भी अगेंस्ट उन्होंने काम किया, खुद जाकर वो खाते थे। शुद्धि बंदी, शुद्धि मतलब कि कोई वापस इस धर्म में आना चाह रहा है कन्वर्ट होने के बाद, तो उसको भी बहुत हिंदूज नहीं मानते कि नहीं ये तो अब अधर्मी हो गया, आप इसको नहीं वापस हिंदू बना सकते। उसके भी अगेंस्ट थे कि ऐसे रहोगे तो आपका कैसे आपकी फिर संख्या वापस आएगी, तो शुद्धि के भी ये फेवर में थे। फिर समुद्र बंदी की, बहुत हिंदुस्तान में हिचकिचाते कि समुद्र नहीं जाना, समुद्र जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है, हमारे पूर्वज चोला, कलिंगा, इन देशों के जो हमारे राजा थे वो इतने इतने समुद्र में उन्होंने ये किया, चालुक्य से लेके सबने, विजयनगर, आप कहाँ से ये सब लेकर आ जाते हो कि समुद्र में नहीं जाना, आप बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो, पढ़ाई करो। तो इससे दिमाग ही खुलता है। तो इसके भी अंश में थे। और एक और फिर विवाह वगैरह को लेके भी अंतर जातीय विवाह के भी वो फेवर में थे। वो बोलते थे कि अगर आप, ये खुद ब्राह्मण थे ना एक्चुअली सावरकर, ब्राह्मण भी हो, आप लोअर कास्ट की लड़कियों से भी शादी करो, ऐसे कुछ ये नहीं है। फिर उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट जब होती है 1929 में, इन्होंने फिर रत्नागिरी के एक विट्ठल मंदिर में भाषण दिया, और सारे जो, इनको पहले मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, सारे जो नीचे लोअर कास्ट थे या जिनको पहले नहीं जाने मिलता था, उन सबको आमंत्रित किया और शांतिपूर्वक सबको सहमति से उनको मंदिर में प्रवेश दिलाया। और फिर इन्होंने अपना एक मंदिर भी खुद खोला जो कि सब लोगों के लिए बिना कोई छुआछूत के वो चलता था। 1930 में जब अंबेडकर नासिक में एक सत्याग्रह निकाल रहे होते हैं नीची जातियों के लिए, तो ये उसका पूरी तरह से सहयोग करते हैं। तो ये पहलू तो हमें सावरकर के बारे में बताया नहीं जाता है, इसको कुछ हिंदूवादी, फांसीवादी ऐसा भगवा झंडा लेके बताया जाता है कि हिंदू टेररिस्ट और क्या क्या, जो अपोजिशन के लोग हैं जो जानते हैं वो तो कहते ही हैं। तो यही मेरा है कि ग्रे एरिया नहीं रहना चाहिए, सच और झूठ में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सावरकर या तो ब्रिटिश एजेंट थे, या तो वो हिंदू टेररिस्ट थे, या तो वो एक राष्ट्रभक्त थे, और या तो वो कुछ एक ही हो सकता है ना, वो दोनों नहीं हो सकते। जैसे टिप्पू सुल्तान, या तो वो एक मर्डरर था जिसने 2 लाख लोगों का मर्डर किया, या तो वो फ्रीडम फाइटर था, वो दोनों में से दोनों नहीं हो सकते वो। इसी तरह हिस्ट्री को ज़्यादा ग्रे नहीं करना चाहिए, सच को सच के रूप में दिखाना चाहिए, ना कि पॉलिटिसाइज करना चाहिए। अब आगे की ज़िंदगी देखते हैं। 1937 में जब एक्चुअली उनको सब तरह के कैद और ये सब से रिलीफ मिल गई, तो वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनते हैं। उनको कांग्रेस से भी, सुभाष चंद्र बोस चाहते कांग्रेस से वो जुड़े, पर उनकी सोच विचारधारा मेल नहीं खाती थी कांग्रेस के लोगों से। और जैसे मैंने बताया था, कांग्रेस ने काला पानी और उसमें उनके समर्थन करने से मना कर दिया था, कि कांग्रेस ने कभी इनका कुछ सपोर्ट नहीं किया कि इनको आज़ादी दिलाओ या काला पानी में जितने टॉर्चर हो रहे हैं बंद करो। और उसी बीच जैसे मैंने बताया, हिंदुत्व की उन्होंने डेफिनेशन दी थी हिंदुइज्म की, तो वो कहते हैं असिंधु सिंधु पर्यता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू यश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। मतलब जो भी इस भारत भूमि को, जो कि सिंधु से लेकर समुद्र तक जाती है, उसको अपने पितृभू, फादरलैंड माने, पुण्यभू, पुण्य भूमि माने, कि मुझे इस भूमि के लिए काम करना है, वो बस हिंदू है।
वो हिंदुत्व है, उसके लिए ये हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जिस जो रिलीजियन या हिंदू, उनके हिसाब से तो हिंदू रिलीजन ही नहीं था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, वो सिख, जैन, जो भी इस धर्म से निकले हैं वो सब वो हिंदू मानते थे। और जो भी इस भारत भूमि को उस रेस्पेक्ट की नजर देखे वो भी उनके टर्म्स में हिंदू है। इस तरह की उनकी डेफिनेशन थी हिंदुत्व की। और जो उनके कास्ट रिफॉर्म्स को लेकर जो उनके विचार थे, उतना तो गांधी ने भी उतना नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया, अम्बेडकर के बराबर या अम्बेडकर से भी ज़्यादा। तो उस नज़रिए से तो हमें कभी नहीं बताया गया हमें, बस कि क्योंकि पॉलिटिक्स इनकी सूट नहीं करती थी तो बस ये हिंदूवादी नेता हो गया। हिस्ट्री बुक्स में भी इनको उस तरह से करने की कोशिश की गई, जिससे कि आजकल राहुल गांधी और चंद्र कुमार बोस जैसे इग्नोरेंट लोग आज 2025 में भी झूठ फैला रहे हैं। खैर, बाकी 1940 के दशक में उन्होंने पार्टीशन का पूरी तरह से विरोध किया। जितने भी आए, जैसे क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन का भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उसमें था कि कोई भी देश का हिस्सा इससे अलग हो सकता है भारत से। तो वो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब वॉवेल प्लान आता है 1945 में, तो उसका भी वो विरोध करते हैं, क्योंकि वॉवेल प्लान क्या कहता है कि आई थिंक ज़्यादा सीट्स, डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ सीट्स मुस्लिम को मिले। मतलब मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि जितने उनकी संख्या उससे ज़्यादा उनको सीट्स मिले, क्योंकि पार्लियामेंट में अपनी स्ट्रेंथ चाहते थे। वो वीटो पावर चाहते थे कि 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व हो और वीटो पावर उनके पास हो। तो इस तरह की चीज़ों से वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि भाई सबको इक्वल मिलना चाहिए, जितने जिसके हक में। अब किसी एक ग्रुप को, किसी एक धर्म को हम वीटो कैसे दे सकते हैं पूरे देश के। मुस्लिम लीग हमेशा एक धर्म के लिए ही काम करती थी, और कांग्रेस दिखाना चाहती थी कि वो सेक्युलरिज्म के लिए काम कर रही है, पर वो किसी भी तरह के वो मुस्लिम्स के एक्स्ट्रा डिमांड को मानने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो फिर इन्होंने हिंदू महासभा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, फ्री हिंदुस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री हिंदुस्तान, संविधान एक आज़ाद भारत का, जिसमें कि अगेन सब लोगों को वोट और किसी को भी कोई स्पेशल राइट्स नहीं, न हिंदू को न मुसलमान को, किसी को भी, सबको बराबरी का दर्जा, बराबरी का, ये किसी के कोई अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। ये उनका विजन था। और यही एक तरह से जो इनसे जो प्रेरित हुए लोग हैं, इनका विजन है कि भाई अपीजमेंट नहीं होना चाहिए बेमतलब का, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। अब कांग्रेस का जहाँ भी है, कांग्रेस अगर आप असली सेक्युलरिज्म करो तो आपको सबको बराबर दृष्टि से देखना है, ना कि सेक्युलरिज्म का मतलब कांग्रेस ने बना दिया है कि सब चीज़ पे पहला हक मुस्लिम का हो, जैसा कि इसके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। तो बस ये उसके ही विरोधी थे कि सबको बराबर हक मिले, ऐसा नहीं कि किसी को आप सर पे चढ़ा के रखो। फिर 1948 में जब गांधी की हत्या हो जाती है, तो गोडसे से इनको लिंक करने की कोशिश की जाती है। इनके भाई की उसी दिन भीड़ पीट पीट कर हत्या कर देती है, जो इनके छोटे भाई थे नारायण सावरकर, और इनको भी उससे लिंक करने की कोशिश की जाती है कि ये तो आपका शिष्य था, आपका ये था, जैसे कि अनंत लक्ष्मण कन्हरे के टाइम पे होती, जो कि अनंत लक्ष्मण कन्हरे सावरकर से न कभी मिला था। गोडसे एक्चुअली सावरकर से मिले भी थे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने सावरकर से कभी भेंट नहीं की, पर सावरकर ने ऐसा नहीं कि उन्होंने गांधी की हत्या के लिए उसको प्रेरित किया, वो काफ़ी पहले मिले थे। और अगर इस तरह कुछ विचार होते तो सावरकर उन्हें मना ही करते। और सावरकर इकलौते ऐसे इंसान थे जो इस केस में बाइज्जत बरी हुए थे, मतलब ऑनरेबली अक्विटेड। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई लिंकेज नहीं मिले, तो इनसे माफ़ी मांगते हुए इनको छोड़ा गया था उस केस से। पर ये आजकल के कुछ मॉडर्न योद्धाओं को, कांग्रेसियों को खास करके नहीं पसंद है, नहीं पता है, और ये जानकर भी अनभिज्ञ बनना चाहते हैं कि लोगों को गोडसेवादी और ऐसे कहना उनका फेवरेट काम है। खैर, 1950 के बाद वो रिटायर हो जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनका देश के इन सब से फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता जिस तरह से देश की स्थिति वो देखते हैं। बट 1950 के बाद एक तरह से वो रिटायर ही हो जाते हैं। ज़्यादा थोड़े सोशल कमेंट्री और थोड़े मोड़े सामाजिक कार्य करते हैं, अगेन जातिवादी ये को कम करने के लिए, हिंदू एकजुटता के लिए, और अपील करते हैं भारत के लोगों से, जितने लोगों से, कि आर्मी ज्वाइन करें, भारत का सपोर्ट करें, पुण्य भूमि पितृभूमि की मदद करें। तो ये था उनका चरित्र। तो इसको अगर आप सिर्फ जो उन्होंने 1910 से लेकर 1920 में जो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, अगर आप सिर्फ इस पे बेस करके आप उसको कुछ बोलते हो, तो कि माफ़ी वीर थे, सावरकर के साथ पहला वर्ड किसी भी आप कांग्रेसी ट्रोल से मिलो तो माफ़ी ही एसोसिएट करेगा, पर ऐसा नहीं, सावरकर उससे बहुत बहुत बड़े थे, बहुत सारे नेताओं से बहुत बहुत बड़े थे। तो इस झूठ को लेकर मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी सावरकर की जीवनी। फिर 24 जनवरी 1966 को उनका देहांत हो जाता है। एक्चुअली 64-65 से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है, और 1966 में फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं जाते जाते ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये नेहरू का पैतृक आवास है। 1947 में भी ऐसा ही था, और अभी तो उनके पास करोड़ों करोड़ों के और आवास हैं, नेहरू और उनके जो वंशज हुए। ये जिन्ना का आवास है, ये अम्बेडकर उनके वंशजों का आवास है, और ये
ब्रिटिश एजेंट सावरकर का घर है अभी के टाइम पे। वही लकड़ी का घर, वही जो जैसे खपड़े वाले छत, और यह भी है उनका घर इस तरह से। और बस इन्होंने कभी इतना कुछ आलीशान प्रॉपर्टी तो अपने लिए बनाई नहीं। मैं एम एस विश्वेश्वरैया के भी जन्म स्थान पे गया था पिछले वर्ष। उनके भी घर काफ़ी कुछ इस तरह का, लकड़ी का एक घर, छोटा सा घर और सिंपल सा। तो इस तरह से पता चलता है कि मतलब देश के इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ के। और अगर आप इस बंगलों की आप बाकी की ज़मीन देखोगे, एरियल भी देखोगे, ये प्रयागराज में उनकी वंशज वाले घर है। अभी तो उनके पास और करोड़ों करोड़ के दूसरे मकान बन गए, इंदिरा, राजीव, फिर अब राहुल गांधी। पर ये उस टाइम पर नेहरू का घर था। तो ये बस एक तुलनात्मक अध्ययन है कि कौन एक्चुअली में ब्रिटिश एजेंट था, कौन नहीं। तो इस थॉट के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों को भी सेम सोच वाली इस तरह की वीडियो शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी हुई हैं, उनसे ज्वाइन करें, ट्विटर, ब्लॉग, और सपोर्ट करें ना हो सकता है। कमेंट करें आपको जो अगला वीडियो देखना है या जो आपका इंटरेस्ट। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।